नमस्कार बच्चों, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत सर केमिस्ट्री फैकल्टी 2024 के पेपर का डिस्कशन करने के लिए आ रहे हैं। तो 2024 का यदि फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं केमिस्ट्री के, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है जिसमें सीधा सीधा सा आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर के और रूट मीन स्क्वायर स्पीड को लेकर के सवाल बनाया गया है। इस सवाल को आगे रीड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है गैस एक्स। तो गैस एक्स से कंपोनेंट है एक क्लोज्ड वेजल है हमारे पास। दिस इज अ क्लोज्ड वेजल। इसमें आइडियल गैस एक्स है, उसका मोलिकुलर वेट हमारे पास इट इज वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ द गैस एक्स इज गिवन, इट इज 10 ग्राम। 10 ग्राम। जो प्रेशर गैस एक्स एक्सर्ट कर रही है दैट इज 2 atm। अब इसी सेम कंटेनर के अंदर सेकंड गैस वाई को फिल किया गया है। तो सेकंड गैस वाई को हम यहां फिल कर देते हैं 80 ग्राम ऑफ गैस वाई। टेम्परेचर बिल्कुल सेम कांस्टेंट बना हुआ है 300 केल्विन। और बड़ा प्यारी सी बात आ रही है, यदि गैस एक्स का पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है और गैस वाई को फिल करने के बाद यदि हमारे पास टोटल प्रेशर 6 atm दे रखा है, दिमाग बिल्कुल काम करना शुरू कर दिया होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सर लगेगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो हम बहुत इजीली गैस वाई का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो गैस वाई का प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 6 - 2 इट इज इक्वल टू 4 atm। दोनों गैसेस के प्रेशर हमारे पास है। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को गैस एक्स के लिए अप्लाई करते हैं और गैस वाई के लिए अप्लाई करते हैं। तो गैस एक्स के लिए फॉर गैस एक्स प्रेशर ऑफ द गैस एक्स इज, जल्दी से बताइए, इट इज 2 atm। वॉल्यूम इज वी। मोल्स ऑफ गैस एक्स इज, नहीं सर नहीं दे रखा, मोलिकुलर वेट फाइंड करना है, बट मास तो गिवन है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट देन आर एन टी। गैस वाई के लिए लिख लेते हैं फॉर गैस वाई प्रेशर इज 4 atm। अभी अभी आपने फाइंड किया। वॉल्यूम सेम ही रहेगा। सर वॉल्यूम क्यों सेम होगा? आइडियल गैस है और हम आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स की जब हम बात करते हैं, आइडियल गैस का मोलिक्यूल जो होता है उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता। जितना स्पेस गैस एक्स ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम जो है, स्पेस जो है गैस वाई ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम विल बी सेम। सॉरी, द मास ऑफ द गैस वाई इज 80 ग्राम। मोलिकुलर वेट हमारा वाई में इंटरेस्ट है एंड आर एन टी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। ये गैस एक्स का है हमारे पास, ये गैस वाई का है। सिंबल्स को अभी थोड़ा सा और अपडेट कर देंगे हम। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये वाई का मोलिकुलर वेट है जो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास गैस एक्स का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर आपसे स्पीड पूछा है, तो वी आर एम एस गैस एक्स के लिए अप्लाई करेंगे और वाई के लिए अप्लाई करेंगे। वी नो वी आर एम एस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज √3RT/m। यानी कि दोनों गैसेस के VRMS का रेशो निकालोगे तो R और T तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशो डेफिनेटली किसका बनने वाला है? मोलर मास का। तो VRMS फॉर गैस X अपॉन VRMS फॉर गैस Y, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ Y अपॉन मोलर मास ऑफ X। जे एडवांस की बात है, काफ़ी बेसिक सी बातें चल रही है। तो यहाँ से जब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, यहाँ से ये हमारी टर्म को और वापस हम लिख देते हैं। तो यदि इस रेशो को हम यहाँ लिखते हैं इट इज 4:1, इस वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं इट इज 4:1। सो VRMS का जो रेशो हमारे पास आएगा गैस X के लिए और गैस Y के लिए इट इज 2:1। सो सिंपली हमारा आंसर रिफ्लेक्ट होता है D। तो इस तरीके से इस सवाल को बड़े इजीली सोल्व किया जा सकता है। बड़ा ही इजी सा सवाल था। यदि हम इस सवाल के एनालिसिस के ऊपर के जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया और बनता भी है। फर्दर यदि हम टाइम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का हमारे पास इसमें इस सवाल को सोल्व करने का या उससे भी कम हमें समय लगता है। डिपेंड करता है हम कैलकुलेशन को कितना फास्ट करते हैं, और कैलकुलेशन में भी कोई टफ लेवल यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हुआ था। फर्दर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक NCERT से सवाल उठाया गया है। ये सवाल बार बार हमें ये बता रहा है कि इनऑर्गेनिक NCERT की तो जरूर पढ़ लेनी चाहिए, जहां पर P ब्लॉक से हमें क्लियर किताबों के अंदर लिखा हुआ है, यदि नाइट्रस एसिड को वाटर में यदि रखा जाए तो ऑटोमेटिकली डिसप्रपोर्शन विल अकर एंड वी विल गेट द NO and HNO3 एंड एज वी नो द सॉल्यूशन इज aqueous 1। सॉल्यूशन aqueous 1 है तो HNO3 को हम लिख सकते हैं H+ एंड NO3- आयन। सो सिंपली आवर आंसर्स आर NO H+ एंड NO3-। और जरा ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये ऑप्शन हमें दिखाई देता है ऑप्शन नंबर ए।
परेशान मत होइए, जो H+ होता है वही हाइड्रोनियम आयन है, वही हाइड्रोनियम आयन है। यदि इसके एनालिसिस की तरफ हम लोग चलते हैं, अच्छे खासे बच्चों ने इसको बिल्कुल करेक्ट किया है, इतना बनता भी है और इजी सवाल था, कोई टाइम कंज्यूमिंग सवाल बिल्कुल भी नहीं था, स्कोरिंग सवाल था भाई, स्कोरिंग सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर को वेटेज को ये सवाल बता रहा है और ये बार बार ये सवाल बता रहा है कि एनसीईआरटी की बेसिक चीजों को हमें हमेशा करना चाहिए। एनसीईआरटी का एक बेसिक सा सवाल होता है जिसमें लिखा होता है ग्लाइसिल एलानीन। एलानीन ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि यहां पर जो डाइपेप्टाइड आपको बनाना है, उस डाइपेप्टाइड में यहां लगा हुआ YL, और हमें यह पता होना चाहिए कि यदि डाइपेप्टाइड में जहां YL होता है उसका ग्रुप यूज होता है COOH। जो फर्स्ट जो हमारे पास एमिनो एसिड होगा उसका COOH टर्मिनल यूज होगा, जिसके नाम के आगे, नाम के लास्ट में YL लगा हुआ है, और जो सेकंड एमिनो एसिड है उसका हम NH2 ग्रुप को यूज करेंगे। जे एडवांस ने बड़ा आसान काम कर दिया, हमें याद भी नहीं करना पड़ा। जनरली हमें इनके स्ट्रक्चर्स याद करके एग्जाम में जाने होते हैं। बड़ा मेहरबान हो गया जी जे एडवांस यहाँ पर हमारे पास। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स है हमारे सामने, और जैसा कि मैंने कहा था इसका हम COOH ग्रुप यूज करेंगे, इसका NH2, और यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे। यदि पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ फॉर्म करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर आएगा CH2CH NH2C डबल बॉन्ड NHCH एंड PH एंड COOH। तो ये तो बेटा डाइपेप्टाइड बना, ये डाइपेप्टाइड बना। एग्जामिनर जो है जिस सवाल में इंटरेस्टेड है उसमें ईस्टर वर्ड भी मेंशन्ड है। तो यदि हमने जो ऑप्शन बनाया है ये, इसको मैच करते हैं तो हमें बी ऑप्शन से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये COOH ग्रुप है उसको यहां पर हमने ईस्टर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज यहां पर वर्ड मेंशन्ड है मिथाइल ईस्टर। हाँ, सवाल के यदि हम लेवल की बात करते हैं, डिफिकल्टी लेवल हम इसको इजी बोलने वाले हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं मॉडरेट या डिफिकल्ट हो सकता था यदि हमें स्ट्रक्चर्स नहीं दिए जाते। तो स्ट्रक्चर्स दिए गए थे, इसलिए काफ़ी बच्चों ने डेफिनेटली इसको, अच्छे खासे बच्चों ने, अच्छा खासे क्राउड ने इसको करेक्ट किया है। समय ज़्यादा लगना नहीं था। एज ए टीचर हमें सारी चीज़ लिखनी होती है, बट जब स्टूडेंट इसको सोल्व करता है तो फटाफट यहीं से ही सोल्व कर लेगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और बेस्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से यदि क्वेश्चन बेस्ड है और उसमें आइसोमेरिज्म ना पूछी जाए, हाइब्रिडाइजेशन ना पूछा जाए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे सवाल ना हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे सवाल ना हो, तो मामला बनता ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने सवाल पूछा है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से और सवाल पूछा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। फटाफट से रिकॉल करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस हमें कोई भी नजर नहीं आती है। चारों लिगेंड्स जो होते हैं हमें इक्वी डिस्टेंस नजर आते हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो ये कंपाउंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। पहले इस पैटर्न को हम यहां पर एनालाइज करते हैं। यदि हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए में NiCO4 के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हटाओ इस ऑप्शन को, अब आगे क्यों ही चेक करें। ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में यदि आप देखेंगे, हम अभी ज्योमेट्रिकल पे चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिल्कुल इजी सी बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। बट ये जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है, ये कंपाउंड है हमारे पास MA5B, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हुए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो हमने एलिमिनेशन राउंड खेल करके डी को भी गायब कर दिया। नंबर आता है बी का। बी को कहां से गायब कर रहे हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म टर्म से। यदि हम सेट 2 को ध्यान से देखते हैं तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केटायन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। सर यदि केटायन एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स है ना, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है सर। कौन सी नहीं हो सकती? आयोनाइजेशन। सो एलिमिनेशन राउंड खेल के हमने बी को भी गायब कर दिया, ए को भी कर दिया और डी को भी कर दिया। बचता है क्या है? सिंगल करेक्ट है।
तो वैसे तो हम आंसर सी मार्क कर देंगे, बट नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और क्रॉस चेक बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये हमारे पास MA3B3 टाइप का है। यदि MA3B3 टाइप का है तो हमारे पास के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, फेसियल एंड मेरीडायोनल, FAC एंड MER। सिमिलरली यदि इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है MAA2 एंड B2, और यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसके हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, सिस एंड ट्रांस। मत भूलिए हम जेईई एडवांस के सवाल का डिस्कशन कर रहे हैं और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप बच्चों के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी इजी सा सवाल है, काफी फंडामेंटल सवाल है, हमें याद तक होता है इसके आंसर्स। यदि हम सेट सेकंड की बात करते हैं तो सेट सेकंड में हम इस सोल्ट को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे, इस सोल्ट को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे, इट विल गिव सल्फेट आयन एंड दिस कॉम्प्लेक्स आयन, इट विल गिव दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस क्लोराइड आयन। और यदि BaCl2 की प्रेजेंस में ये हमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट देगा और ये हमें AgNO3 की प्रेजेंस में AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। कहने की बात है कि हमारे पास सल्फेट आयन का प्रेसिपिटेट मिलेगा और हमें Cl का प्रेसिपिटेट, तो डिफरेंट आयन के हमारे पास हमें प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, इसीलिए हमें ये आयोनेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। आयोनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेते हैं। खूब बच्चों ने करेक्ट किया, बनता भी है करेक्ट, क्योंकि ये सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं सारे के सारे हमारी एनसीईआरटी की बुक से है और हमारे जेईई मेन के लेवल के हैं, तो बड़ा इजीली हम इसको कर लेते हैं। हाँ, टाइम तो लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हमने इसे एलिमिनेशन राउंड खेला है, तो एलिमिनेशन राउंड हम खेलते हैं वो तब पॉसिबल है जब एक बार हम ऑप्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the following correct statement for the electron in an atom, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सर को तुरंत याद आ गया, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है सर। सवाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हो, बोहर्स मॉडल, क्वांटम नंबर और श्रोडिंगर इक्वेशन याद ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिलहाल तो बोहर जी दिखाई दे रहे हैं हमें, तो बोहर जी को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड पाथ में घूमता है। बाद में आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आकर के बोहर जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट कर देता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप एक्यूरेट पोजीशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप एक्यूरेट पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड कर ही नहीं सकते। इसी वजह से फिक्स्ड वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया था प्रोबेबल से, और तब से ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या संभावना है उसकी बात करते हैं। और जब बात प्रोबेबिलिटी की हो गई तो फिक्स्ड वर्ड यहां से हट गया और यहां पर डेफिनेट वर्ड यहां से हट गया, यानी कि यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें बतानी है, कंपेयर करनी है, और कहां से कंपेयर करनी है? इनफाइनाइट लेवल से। भैया बड़ा ही आसान सा सवाल है ना। 11th में पढ़ते हैं, 12th फिजिक्स में पढ़ते हैं, डाटा तक याद कर लेता है हमारा बच्चा, तो इसको हमारे अच्छे बच्चे इसको डाटा तक याद हो जाते हैं। n=1 लेवल पर इसकी एनर्जी -13.6, n=2 पर इसकी एनर्जी -3.4 एंड सो ऑन, इसे मामला -1.5 चलता रहता है, और n=इनफाइनाइट पर दिस एनर्जी बिकम 0। सो 2s ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एनर्जी 2s मतलब n=2 की एनर्जी बोलो या 2s की एनर्जी बोलो, एक ही बात है, क्योंकि सिस्टम हमारा जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे पता चला? अच्छा, हाइड्रोजन एटम इज नॉट मेंशन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे पता चला? बोहर मॉडल है, और बोहर मॉडल की यदि हम बात करते हैं तो बोहर मॉडल के हिसाब से तो बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो या फिर ऐसे भी हमें नीड नहीं है इस ऑप्शन को चेकआउट करने के लिए कि इनफाइनाइट लेवल पर तो एनर्जी हो गई 0 और 2s पर एनर्जी के कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 2s लेवल की एनर्जी कम आ रही है इनफाइनाइट से। ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं, सी पे चलते हैं, यहीं से सीधा दिखाई दे रहा है। n=1 पर एनर्जी का लेवल -13.6 है, और यदि हम
इससे बिलो एनर्जी हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एनर्जी। मोस्ट नेगेटिव एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबिलिटी। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी को फटाफट पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि वेलोसिटी जो है, इफ वी इंक्रीज एन, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेलोसिटी 2.18 10⁶ z अपॉन n। फॉर्मूला सीधा सीधा कह रहा है यदि n इंक्रीज होता है, n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डाउन होगी, और ऑप्शन कहता है कि n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आप गलत हैं जी, डी ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड सी। एनालिसिस करते हैं इसका, जैसा कि एनालिसिस आपके सामने है। इट इज बिट सरप्राइजिंग कि कंपैरेटिवली कम बच्चों ने इसको करेक्ट किया, और उसकी वजह कहीं ना कहीं वो 2s ऑर्बिटल है। यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली का बात भी ध्यान में ना रहे ना, तो भी हमें पता है इनफाइनाइट पर जो एनर्जी का लेवल होता है दैट इज एटम सिस्टम में इनफाइनाइट पर 0 लेवल होता है, दैट इज हाईएस्ट लेवल। कहीं ना कहीं वो 2s का खेल हुआ है यहाँ पर। एनीवे, बाकी सारा सवाल ये इजी था बिल्कुल। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या एंटर हो गए, हम मल्टीपल करेक्ट सवाल की तरफ भी बात कर रहे हैं। सवाल आपके सामने है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सर ये नाम लेते ही क्यूमीन नजर आता है? बिल्कुल आता है। एनसीईआरटी के प्यारे से पन्ने पर एक नीचे से बढ़िया सा डायग्राम बन के लाइन लिखी हुई है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन की रिएक्शन कराई गई है O2 के साथ। तो काफी मोटा सा सवाल हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको सेगमेंट में ब्रेक करके इसको डिस्कशंस करते हैं। सेगमेंट में ब्रेक करते हैं हम लोग। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये रहा जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन हमारे सामने। ऑर्गेनिक की बड़ी खास बात है, जितना लिखोगे उतना करेक्ट तरीके से आप सोल्व करोगे। तो पूरी पूरी बात लिखते हैं। इसकी रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ हीट किया गया है। एनसीईआरटी की लाइन से चलते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारे पास एक पेरोक्सी लिंकेज बनती है। काफ़ी बेसिक मैकेनिज्म है, तो आई डोंट थिंक सो इसको हमें यहाँ बताने की जरूरत है। यदि बताने की भी बिल्कुल जरूरत है तो आप बिल्कुल हमारी लिंक पर क्लिक करके और हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ कमेंट्स आप लिख सकते हैं, हम उस मैकेनिज्म को यहाँ पर शेयर कर देंगे। फर्दर यदि फर्दर इसका ट्रीटमेंट किया गया है H+ के साथ, और बहुत बेसिक सा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी कॉमन है कि जेईई एडवांस के बच्चों के लिए इस टाइम पर इसको एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, दो ऑल नोज वेरी वेल नाउ। तो वी विल गेट फिनोल एंड एसीटोन। सर ये कौन से चैप्टर में? फिनोल चैप्टर में है, और सवाल पूछ लिया अपन से एसीटोन चैप्टर का। जेईई एडवांस है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का तो इंतजार करते ही हम। So we get the product phenol and a byproduct P. So this is RP acetone. Now reaction of this P is with 3 mole of Cl2. चलो कर लेते हैं इस P की रिएक्शन 3 mole of Cl2 के साथ। थ्री मोल 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। सर कौन सी मैकेनिज्म होगी? देखिए मैकेनिज्म तो दिमाग में बहुत इजीली क्लिक कर रही है कि सर एसीटोन हो, हेलोजन हो, बट अल्कलाइन मीडियम हो, तो हेलोफॉर्म टेस्ट दिमाग में आ रहा है, बट अल्कलाइन मीडियम नहीं है, तो रिएक्शन को कैसे डायरेक्टली कैरी आउट करेंगे हम? क्योंकि अल्कलाइन मीडियम होता तो यहाँ पर बहुत इजीली हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल बना लेते, Cl2 पे अटैक करा देते। द मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म टेस्ट यहाँ नहीं है, तो फिर क्या करें? बहुत ईजी सी बात है। यदि ये कीटो फॉर्म है तो इसकी इनोल फॉर्म बनाइए, एल्कीन लाइए, और एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कीजिए? Cl2 के साथ। तो एल्कीन बना लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म पर हम एक बार छोटी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी, कि यदि हम इसकी इनोल फॉर्म बनाते हैं बच्चों और रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ, तो हमारे पास ब्रिज कार्बोकेटाइन बनेगा और प्लस, और सिमिलरली यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, तो हम बहुत इजीली CH3 डबल बॉन्ड CH2Cl, ऐसे ही ये प्रोसेस बार बार इनोल फॉर्म बनाकर एग्जीक्यूट होता रहेगा। हर एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस होता जाएगा, एंड फाइनली 3 इक्विवेलेंट है तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास बनेगा CCl3। तो 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, देन वी गेट दिस कंपाउंड क्लोरेटॉन Q। ये कंपाउंड Q हमें मिल गया है। कंपाउंड Q की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा मोटा सवाल है, एक दूसरे से कनेक्टेड सवाल है, और ऑर्गेनिक का सवाल है, तो सारा लाइन लिखना बनता है। फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ Q विद CaOH होल ट्वाइज, रिएक्शन कराते हैं इसकी CaOH होल ट्वाइज के साथ, इसकी रिएक्शन कराते हैं। फिर वापस दिमाग में आ रहा है हेलोफॉर्म टेस्ट, अल्कलाइन मीडियम है, CCl3 है, सबको पता है कि OH माइनस है,
यहाँ से OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा, एंड फाइनली OH इस पर अटैक करेगा तो विल गेट द ग्रुप OH, बट सिंस मीडियम इज बेसिक वन, अल्कलाइन मीडियम है, तो OH नहीं लिख सकते, हमें एसिटेट आयन लिखना पड़ेगा, और कैल्शियम प्रेजेंट है, इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैल्शियम का सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, एंड वी विल गेट CHCl3. सो दिस इज आर कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड हो गया S और ये हमारा कंपाउंड हो गया R. कैसे पता सर ऐसे ही है, लिखा हुआ है ना कैल्शियम सॉल्ट, ये कैल्शियम सॉल्ट है. तो फाइनली अब तक हमने R और S को फाइंड कर लिया है. नाउ जो P हमें मिला है दैट इज एसीटोन, उसकी रिएक्शन कराई गई है R के साथ. R अभी जस्ट हमने देखा कि हमारे क्लोरोफॉर्म में KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो हमें इसके प्रोडक्ट बना करके देखना है. बहुत अच्छी सी बात है. OH माइनस आपका तो काम ही अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना है, और क्लोरोफॉर्म हम आपको कैसे भूल सकते हैं. आप तो राइमन टाइमन रिएक्शन में भी आते थे, तो राइमन टाइमन रिएक्शन में भी वहां पर हम लोगों ने कार्बिन बनाते थे, यहाँ ऐसा बोल दो हम नहीं करने वाले, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे. न्यूक्लियोफाइल क्यों बनाया सर? अरे एल्डिहाइड कीटोन इंतजार कर रहा है ना. एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो यहाँ से हमने एक न्यूक्लियोफाइल बनाया CCl3 माइनस, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे एसीटोन पर, हमारे P पर. न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक होगा, एज इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होगी, CCl3 से कंबाइंड होगा, O पर माइनस आएगा, O पर माइनस आएगा, वर्ड लिखा हुआ है फर्दर एसिडिफिकेशन, O पर माइनस आएगा, एसिड से H+ आएगा और प्रोटोनेशन हो जाएगा. तो फाइनली वी विल गेट CCH3OH एंड CCl3, जो कि बिल्कुल सजेस्टेड है इस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत मोटा सवाल है जी, सोल्व करते रहिए. नेक्स्ट ऑप्शन, रिएक्शन ऑफ R, दिस इज R, इसकी रिएक्शन की गई है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कॉमन रिएक्शन है, इंफॉर्मेशन है, और उम्मीद करते हैं कि फोस्जीन की रिएक्शन हम लोगों ने 11th क्लास में हम लोगों ने P ब्लॉक में भी इसको याद किया होगा कार्बन कंपाउंड्स में, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. फर्दर चलते हैं. Q रिएक्ट्स विद एक्वस NOH, ये लो वापस आ गया एक्वस NOH, सर वही घूम फिर के हेलोफॉर्म टेस्ट आ गया. तो हेलोफॉर्म टेस्ट एज इट इज आ गया, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, एंड वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ एंड CHCl3. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सोडियम एसिटेट है, इन्होंने कुछ और ही लिखा है, क्लोरोफॉर्म है, इन्होंने कुछ और ही लिखा है, यानी कि ये जो ऑप्शंस में दिए गए वो हमारे आंसर्स नहीं है, इस वजह से C इज नॉट द करेक्ट आंसर. S ऑन हीटिंग विद P, S आपके सामने अभी हमने बना लिया है, तो S आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है. S वापस चलते हैं, S यहाँ से उठाया था हम लोगों ने, और S को हम फर्दर जाकर के कर रहे हैं हीट. यदि S को हीट करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, यहाँ पर हीट करते हैं, ये ग्रुप और ये ग्रुप कंबाइन हो जाएंगे, वी विल गेट एसीटोन हियर, एंड CaCO3 हमें यहाँ मिलेगा एक सॉल्ट CaCO3. ये कहता है कि इट विल गिव P, कि ये P देता है. लेट्स चेक दी P क्या था, क्या P एसीटोन था? तो P को चेक करते हैं, वेयर इज P, कहाँ है आप? यस आप यहाँ हैं, यानी कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. सो करेक्ट ऑप्शंस को हमने सारा देख लिया है. एक बार वापस पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो अपने व्यंगम में फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है. ऑप्शन है हमने प्रूफ कर दिया करेक्ट है, ऑप्शन बी हमने प्रूफ कर दिया करेक्ट है, ऑप्शन सी नहीं हुआ था, हमने कुछ और लाए थे, ये कुछ और है, ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी अभी जस्ट चेक किया, ये हमारा करेक्ट आंसर है. तो यदि इस क्वेश्चन के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, अनअटेम्प्टेड बनता भी है, क्योंकि इतनी लाइन पढ़ने का पैशंस किसके पास होगा? उस बच्चे के पास होगा जिसने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक को लिख लिख करके पढ़ाई करी है, अच्छे खासे डेप्थ में पढ़ाई करी, अपने सिलेबस की रेंज में रहकर भी पढ़ाई करी है, दुनिया भर की किताबें सोल्व नहीं करके एटलीस्ट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान दिया, इसलिए बनता भी है. काफी बच्चों ने इसको स्किप किया होगा. यही तो जेईई एडवांस का टेम्परामेंट है कि क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चंस के पैटर्न ने ही आपको ये बता दिया कि कौन बच्चा टॉप रैंकर से और कौन बच्चा जस्ट एडवांस के पेपर को लिख रहा है. ये सारा बनता है. डिफिकल्टी लेवल आई हैव असाइन टफ, है ना, ऑल्दो पैटर्न इज टफ. क्वेश्चंस टफ नहीं है, पैटर्न टफ है. पैटर्न ऐसा है जिसके साथ हम कम फेमिलियर होते हैं, ज्यादा फेमिलियर होंगे तो हमें इजी लगने लग जाएगा, और टॉप रैंकर्स को ये इजी लगता भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
केमिकल बॉन्डिंग सवाल ना आए बनता ही नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग से उठाया गया सवाल है। और ऑक्टेट रूल, 8वीं क्लास ऑक्टेट रूल, क्या बात है सर, इसको कौन गलत करता है? ऑक्टेट रूल कौन कौन फॉलो करता है, उससे ज्यादा हमें यह पता होता कि कौन फॉलो नहीं करता है। ऑक्टेट रूल जो नहीं फॉलो करते हैं वो कौन कौन है सर? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जो भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं सर। सर इनर्ट गैसेस के कंपाउंड, जिनोन जो कंपाउंड्स होते हैं ना सर, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं सर। सर बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन फैमिली के जो कंपाउंड्स होते हैं ना सर, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं सर। और कुछ एग्जांपल्स, सल्फर के जो कंपाउंड्स लाइक SO3 और H2SO4, क्योंकि इनमें ऑक्टेट से भी ज्यादा, 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए ये भी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि H2SO4 हमारे ऑप्शन में है। तो विल चेक द H2SO4 हियर। H2SO4 को भी आप चेक कर लीजिए कि H2SO4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं। बॉन्ड्स आर 1 2 3 4 5 6 6, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेंगे। लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है सर, फॉलो नहीं करेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है सर, फॉलो नहीं करेगा। ऑक्टेट एक्सपांड हो गया सर, फॉलो नहीं करेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है सर, फॉलो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है सर, फॉलो नहीं करेगा। ऑक्टेट एक्सपांड हो गया सर, फॉलो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है सर, BCl3, फॉलो नहीं करेगा। बाकी सब बोलो ओके। यानी कि सवाल ने कहा एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स मस्ट फॉलो, 3 मॉलिक्यूल को फॉलो करना पड़ेगा एक सिंगल ऑप्शन में। मोर देन वन करेक्ट है, ध्यान से, मोर देन वन करेक्ट है, ध्यान से। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज 3 आर फॉलोइंग, यहां पर ओनली 2 आर फॉलोइंग, इसलिए करेक्ट नहीं रहा ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन बी में केवल, अच्छा एनोटो भी फॉलो नहीं कर रहा था, इसमें तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन डी में यदि हम बात करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स विल फॉलो, सो आंसर विल बी ए एंड टी। एनालिसिस देख लेते हैं, वो तो ने करेक्ट करना चाहिए, बनता भी है। 24 कई बच्चों ने करेक्ट किया है, और इसकी जिम्मेदारी थी जब आप 8th तो 9th में थे, तब आप लोगों ने क्या जेई का माइंडसेट बनाया था। यदि आप 9th 10th में थे, जेई का माइंडसेट बिल्कुल ओके था, तो आपको ये सवाल उसी लेवल का लगा होगा। नहीं, 30 सेकंड्स भी मुझे एक्सप्लेन करने में लगा बेटा, आप लोगों को सॉल्व करने में 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, जेई एडवांस थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स नहीं आए, बनता ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स तो बनता है। एक प्रोसेस आपके सामने है, वी आर मूविंग फ्रॉम X to Y, Y to Z, एंड वी नीड टू फाइंड द एंथैल्पी, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। सर कहां लिखा हुआ एंथैल्पी? यहां लिखा हुआ एंथैल्पी फाइंड करना है। एंथैल्पी फाइंड करना X से Y का, Y से Z का। सर पहले यहां से यहां का फाइंड करें, यहां से यहां का फाइंड करें, ना बिल्कुल भी नहीं। अरे स्टेट फंक्शन है तो पाथ का तो लेना देना ही नहीं है, हम डायरेक्ट चलेंगे। स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट चलते हैं। तो डेल्टा H हम डायरेक्ट X to Z पे फाइंड करते हैं। डेल्टा H का ऐसा फॉर्मूला NCPM डेल्टा T इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एवरीवेयर सर, थर्मोडायनेमिक्स पे हर प्रोसेस ऑन आइडियल गैस पर एप्लीकेबल है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर एप्लीकेबल है। कहां ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा? थर्मोकेमिस्ट्री पर। यदि कागज को जला रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं, मीथेन को जला रहे हैं, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो आगे की बात करते हैं। इस फॉर्मूले को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मोल्स की वैल्यू 5 मोल्स, CPM की वैल्यू सर नहीं दे रखी, CVM की वैल्यू गिवन है, इट इज 12 एंड वी नो CPM is equal to CVM plus R. CVM is 12 जूल, R की वैल्यू 8.3, तो इट इज 20.3। CPM की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर 20.3। डेल्टा T की वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल टेम्परेचर, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है इट इज 335 केल्विन। सो टेम्परेचर में डिफरेंसेस हम देखेंगे, 415 माइनस 335। यदि यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल गेट, काफ़ी टफ कैलकुलेशन तो नहीं है, वी विल गेट 80 फ्रॉम ईयर, और 80 इट विल बी 40। तो 40 को इससे हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं और इसको तो 8120 जूल विल बी आर आंसर। इंटीजर टाइप का सवाल था, इंटीजर टाइप का आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। समझने की बात ये थी कि हमें प्रोसेस को लेंदी करने की जरूरत नहीं थी, लेंदी किया था, इसी वजह से तो इतने बच्चों ने रॉन्ग किया था। यदि आप इस प्रोसेस को डायरेक्टली X to Z की तरफ चलते तो ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं था सवाल, स्कोर किया जा सकता था। मॉडरेट क्यों कह दिया सर आपने? मॉडरेट इसलिए कह दिया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ट्राई दिस पाथ, इसीलिए कैलकुलेशंस मॉडरेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी,
केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का सवाल सीधा सीधा उठ करके आ गया है। ऐसा सवाल जो एनसीईआरटी में भी सोल्व करके दे रखा है, एक्सरसाइज में दे रखा है, जेईई में जाने कितनी बार पूछा गया, एडवांस में जाने कितनी बार पूछा गया है, तो सवाल गलत होने का तो चांस ही नहीं बनता। सवाल है कि वी नीड टू राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यदि हमें लिखना है, वी मस्ट नो द रेट लो इक्वेशन। यदि हम रेट लो की बात करते हैं, रेट लो इज ऑलवेज रिटर्न फ्रॉम स्लो स्टेप। रेट लो इज ऑलवेज रिटर्न फ्रॉम स्लो स्टेप। स्लो स्टेप से लिखते हैं रेट ऑफ दिस स्टेप इज, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट गिवन इज k2। हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होती है, तो एलिमेंट्री है इसीलिए हम लोग यहां पर पावर लगा रहे हैं 1। मार्क माय पॉइंट, हर एक स्टेप एलिमेंट्री होती है, तो यहां कर दिया, देन हमारे पास H2 आ गया एंड देन 1। आंसर आ गया नहीं। यदि रेट लो लिखा गया है, मेक श्योर कि रेट लो में कोई इंटरमीडिएट नहीं हो। सर इंटरमीडिएट कैसे पता चलेगा? रिएक्शन से चेक कर लीजिए। N2O2 क्या इस रिएक्शन में प्रेजेंट है? नहीं, इसका मतलब ये हमारा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट नहीं आ सकता रेट लो में। रेट लो कैन हैव द टर्म ऑफ रिएक्टेंट, कैन हैव द टर्म ऑफ प्रोडक्ट, इवन कैटलिस्ट की टर्म भी हो सकती है, बट किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में इंटरमीडिएट की टर्म नहीं हो सकती। तो चलो हटाते हैं। हटाने के लिए कौन हेल्प करेगा? हमारा इक्विलिब्रियम। यहां से हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं K1/K-1 N2O2, बहुत ही बेसिक सी बात है, एंड NO²। यदि N2O2 की वैल्यू यहां से सॉल्व करते हैं तो वी कैन राइट K2 K1 K-1 NO⁻², एंड H2⁻1। अब कोई इंटरमीडिएट की टर्म नहीं है। तो ऑर्डर की यदि हम बात करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज 2 + 1 3। तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। द आंसर इज 3। क्या लगता है? बिल्कुल इजी सवाल है, कई बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। देखते हैं। हाँ जी, अटेम्प्ट किया है बहुत बच्चों ने, केवल 9 बच्चों ने ही इसको अटेम्प्ट नहीं किया, काफ़ी ने अटेम्प्ट किया है, बट कहीं ना कहीं यदि पेपर के कुछ गड़बड़ करी होगी तो आंसर नहीं ला पाएंगे, शायद इंटरमीडिएट को हटाने में गलती कर दी होगी। इसीलिए फिर भी 23% यदि बच्चों ने सही किया है तो बनता है जी, बहुत बनता है। सो आइडियल टाइम 1 मिनट लगता ही है, और सवाल ईजी था। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब मोटा सवाल दिख ही रहा है, और अभी तो पता नहीं इसको कहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है और OH- है। सर एल्डिहाइड कीटोन और OH- हो तो दो शब्द कूदना शुरू हो जाते दिमाग में, दैट इज केनिजारो रिएक्शन एंड एल्डोल रिएक्शन। बनता भी है, उन दोनों रिएक्शन को करेंगे, प्रोडक्ट P और प्रोडक्ट Q बनाएंगे। थोड़ा दिख रहा है दिमाग में कि क्या बनना चाहिए, और एक्सेस में है फॉर्मल्डिहाइड। तो P और Q बनाते हैं, फिर कंपाउंड कहता है कंपाउंड P डज नॉट गिव द टोलेंट टेस्ट। अच्छा जी, Q एसिडिफिकेशन पर पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देता है। अच्छा, जो दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, एक टोलेंट टेस्ट देगा, दूसरा टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। लेट्स चेक। जो टोलेंट टेस्ट देगा उसको हम लिखने वाले हैं यहां पर Q नेम। ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो पहले P और Q बनाते हैं। अच्छा खासा सवाल ये जा रहा है। ऑन वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन एटम इन आर प्रोडक्ट R। चलते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड H, दिस इज आर एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हो रही है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एंड डोंट फॉरगेट फॉर्मल्डिहाइड जो है वो हमारा एक्सेस में है, कम नहीं पड़ेगा, और अल्कलाइन मीडियम है। एल्डोल दिमाग में आ रहा है, केनिजारो आ रहा। सर इसको देख के तो केनिजारो आ रहा है, इसको देख के एल्डोल आ रहा है। ओके, यदि एल्डोल और केनिजारो दोनों दिमाग में आपके आते हैं तो हमेशा एल्डोल को प्रायोरिटी देनी, एल्डोल पहले करवाना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एल्डोल में इनिशियल जो होता है वो एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शंस जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन की काफ़ी बेसिक सी बात है हमारे पास कि जो OH- है वो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा, H2O की फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल हमें मिलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर। तो फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा तो बॉन्ड यहाँ जाएगा, O पर माइनस आएगा, O पर यदि माइनस आएगा फिर वाटर की से हम प्रोटॉन को कैप्चर कर लेंगे, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ये बनता है इट इज CH2OH फ्रॉम दिस पॉइंट, देन CH2C डबल बॉन्ड H। पहला आंसर बना।
फिर फॉर्मेल्डिहाइड है, यदि फिर फॉर्मेल्डिहाइड है तो दोबारा एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस है यहाँ पर, और एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस है तो दोबारा एल्डोल रिएक्शन होगी। यानी कि स्टोरी जो बन के आ रही है कि H, एक H को रिप्लेस करेंगे हम CH2OH से, और कुछ बड़ी बात नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं, एल्डोल करा रहे हैं, कंडेंसेशन नहीं। तो फर्दर हमारे पास ये ग्रुप बनेगा हमारे पास HO, CH2, CH, CH2OH एंड CHO, क्योंकि अभी भी फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है और हमारे पास ये एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। तो यदि ये एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है तो दोबारा एल्डोल रिएक्शन होगी, और यहां से हमें वापस सेम चीज ही मिलने वाली है। अभी भी फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है, अब एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मीडियम अल्कलाइन है। इसका मतलब अब केनिजारो रिएक्शन एग्जीक्यूट होगी। जब केनिजारो रिएक्शन एग्जीक्यूट होगी तो दोनों में से जो कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो कम रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा, वो अल्कोहल देगा। दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जो लेस क्राउडेड होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, उस पर OH माइनस का अटैक होगा और उससे हमें फॉर्मिक एसिड या हमें एसिड वाली टर्म मिलेगी, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में तो एसिड लिखना बनता नहीं है। और इस पार्ट का हमारे पास रिडक्शन होगा, तो इस पार्ट का रिडक्शन होगा, देन वी विल गेट CH2OH, CH2OH एंड CH2OH। सो ये हमारे पास दो कंपाउंड बने हैं। Q एसिडिफिकेशन, Q का फर्दर एसिडिफिकेशन किया है तो हम इसको फॉर्मिक एसिड लिख देंगे। एंड डोंट फॉरगेट फॉर्मिक एसिड टॉलरेंट टेस्ट देता है जी, फॉर्मिक एसिड टॉलरेंट टेस्ट देता है, वो Ag प्लस का Ag में रिडक्शन कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CO2 में। दिस कंपाउंड HQ एंड दिस कंपाउंड HP, तो P और Q को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। P और Q को लेकर के आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सोन, तो P को वापस बना लेते हैं हम, CH2OH, 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 और साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक्सेस में है, ये रहा जी साइक्लोहेक्सेन एक्सेस में है। सर ये डिजाइन क्यों बना दी आपने? सर ने ये डिजाइन इसलिए बनाई है आपको एल्डिहाइड कीटोन हो और एल्कोहल ग्रुप हो और एसिडिक मीडियम हो, तो सीधा सीधा आप लोगों को वही रिएक्शन याद आती है जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कार्बोनिल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में करते हैं, तब हमारे पास एसिटल और हेमी एसिटल बनते हैं। वही रिएक्शन सर को नजर आ रही है, इसी वजह से सर ने ऐसा किया है। तो इजीली हमारे पास यहां से ग्रुप्स का एलिमिनेशन होगा और हम यहां पर हमारे पास एसिटल और कीटल प्रोडक्ट्स को हम लोग बना रहे होंगे। सो सिमिलरली साइक्लोहेक्सोन की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे एंड वी विल गेट एसिटल एंड कीटल फॉर्म्स। सो यहाँ भी सिमिलरली इसी तरीके से होगा हमारे पास, एंड वी विल गेट दीज फॉर्म्स। सो ये एसिटल फॉर्मेशन के बाद हम यहाँ पर एसिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं और हमें मिलेगा ये कंपाउंड, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था इसमें कि नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स कितने हैं और ऑक्सीजन एटम कितने हैं इन आर प्रोडक्ट आर। सो नंबर ऑफ कार्बन हम लोग एक बार मिथाइलिन काउंट कर लेते हैं। ये मिथाइलिन है, ये मिथाइलिन है, ये भी मिथाइलिन, दिस इज नॉट द मिथाइलिन, ये मिथाइलिन है, ये मिथाइलिन है। सो 5 हमारे पास यहाँ मिले और 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास यहाँ मिले। दीज आर द 10 11 12 13 एंड 14। तो वी हैव 14 मिथाइलिन ग्रुप्स एंड 4 ऑक्सीजन ग्रुप 1 2 3 एंड 4। इसीलिए हमारा आंसर बनेगा 14 मिथाइलिन ग्रुप्स एंड 4 ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई द आंसर इज 18। एनालिसिस की बात करते हैं, थोड़ा सा बल्कि सवाल था तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कुछ बच्चों ने इसको अनअटेम्प्ट भी किया होगा। सवाल का लेवल जो है ऑल्दो पैटर्न कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ हमें लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वापस सवाल पूछा गया हम लोगों से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो दिखने में है ये,
क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो दिख रहा है बट है ही एक्चुअली सिंपल और सिंपल केमिकल बॉन्डिंग से। तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। जैसे NiCO होल 4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28। CO जो है हमारे पास कार्बन 4 टाइम्स लिखेंगे, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8। सर एटॉमिक नंबर क्यों, सब न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो वी गेट 84। सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, यदि हम वेनेडियम CO6 के लिए सोल्व करते हैं वील गेट 107, CrCl5 के लिए सोल्व करते हैं तो 95। इस तरीके से हम बिल्कुल वेरियस ऑप्शंस के लिए सोल्व करते हैं। बट यहाँ पर गलती इस जगह मत कर दीजिए, यह -3 है। -3 का मतलब है यदि कोबाल्ट के लिए हमारे पास 27 है, CO के लिए हमारे पास 3 टाइम्स 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नेगेटिव है उतना हमें ऐड करना पड़ेगा, देन वी गेट 72। इस तरीके से हम सब सारी कैलकुलेशंस को करते हैं। वी फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स हैज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 84। यदि 84 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 84। सो दिस विल बी आर आंसर। सो इतने सारे कॉम्प्लेक्स में यही एक कॉम्प्लेक्स है जो गिवन कॉम्प्लेक्स के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ प्रूफ हो रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इंटीजर क्वेश्चन इज 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसका एनालिसिस देख लेते हैं फटाफट से। एनालिसिस देखते हैं, बनता भी है, कोई ज्यादा इजी सवाल था। इतने बच्चों ने इसीलिए गलत किया होगा इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई होगी। जब भी कोई कैलकुलेटिव सवाल है, देखने से लगता है सबसे पहले इसको करते हैं क्योंकि आता है, बट कैलकुलेशन है। ट्राई करें कि एग्जाम में इनिशियल कैलकुलेशन वाले फेज में ना फंसें। ये प्रूफ कर रहा है, ये चीज यहाँ पर प्रूफ हो रही है। आइडियल टाइम, क्योंकि कैलकुलेशन है इसलिए आइडियल टाइम लमसम 2 मिनट हमें लग ही जाते हैं, या यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो विद इन 2 मिनट्स हम इसको सोल्व कर लेते हैं इजी क्वेश्चन से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को यदि हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि यहाँ अल्काइन की रिएक्शन हो रही है Hg+2 के साथ। ये वही रिएक्शन है जिसमें हम अल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं, बट वी नो हाइड्रेशन तो हम लोग एल्कीन का भी पढ़ते हैं, बट एल्कीन के केस में हमें Hg+2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। तो यहाँ से अल्काइन की रिएक्शन हम इसके साथ करेंगे। फर्दर हम देख रहे हैं ऑप्शन में क्लेमेंसन है और आगे एसिडिफिकेशन भी किया गया है। तो इसी सवाल को आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक का सवाल है, काफ़ी बल्कि मोटा सवाल होने वाला है ये, और इन पॉइंट्स को आगे पढ़ेंगे। अभी ऐसा जिसका कोई यूज होगा नहीं, तो पहले हम प्रोडक्ट पी को बना लेते हैं। प्रोडक्ट पी पे चलते हैं। प्रोडक्ट पी को फॉर्म करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 15 C डबल बॉन्ड OET, और Ag+2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करते हैं इन एसिडिक मीडियम। थोड़ी सी मैकेनिज्म को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैकेनिज्म में किस तरीके से होता था, Ag+2 आयन इस ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा और ब्रिज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ब्रिज कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बाद वाटर जो है वो इन दोनों में से, जो ब्रिज कार्बोकेटाइन होगा वाटर इनमें से इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि रिलेटिवली यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वाटर का अटैक होगा और फिर हम डीमर्क्यूरेशन करेंगे। तो ये हमारी क्विक मैकेनिज्म होती है, जिसे मार्कोनिकोव की हेल्प से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंगली यदि हम सोल्व करेंगे, सो जैसे कि हमें दिख रहा है H को यहाँ कनेक्ट करेंगे, OH को यहाँ, मार्कोनिकोव से। मार्कोनिकोव इज द ट्रिक। मैकेनिज्म इज कि जो ब्रिज कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 15 एंड C डबल बॉन्ड OET। टोटोमेरिज्म दिखाई दे रहा है हमारे सामने, इसको फटाफट से टोटोमराइज कर देते हैं हम लोग। और यदि इसको टोटोमेरिज्म वाली फॉर्म से इनोल को कीटो में कन्वर्ट कर देते हैं, so we will get this molecule। नेक्स्ट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बात है, बहुत ही मैं क्लेमेंसन, वुल्फ-किश्नर जब भी आएगा रटा रटाए एग्जांपल होते हैं हमारे पास कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन से हम लोगों को यहाँ पर एल्केन वाला ग्रुप मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चों बड़ी बारीकी से आप लोग देखोगे तो अब तक हमें ये कंपाउंड मिल चुका है। फर्दर इज वाटर इन एसिडिक मीडियम ईस्टर, मतलब एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर विल अकर हियर। सो यहां पर एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस होगा ईस्टर का, और हम लोगों को मिल जाएगा
COOH ग्रुप, यानी कि सीधा सीधा 17 कार्बन का हमें एसिड मिल चुका है। दिस इज आर P। 17 कार्बन का एसिड जो है वो हमारा P है। P को लेकर के आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है ये कि जो P को यदि आप एक्सेस में लेते हो, 17 कार्बन का एसिड था P, भूलिए नहीं, तो 17 कार्बन का एसिड को मैं कुछ थोड़ा सा हल्का इजी करके 16 यहां करके यहां बना देता हूं, और इसकी रिएक्शन नाउ दिस इज इन एक्सेस, ये मत भूलिए, एक्सेस खेल खेलेगा यहां। और इसकी रिएक्शन है ग्लिसरोल के साथ। ग्लिसरोल आ रहा है, एसिड आ रहा है, दिमाग में साबुन का फॉर्मेशन, सैपोनिफिकेशन कूद कूद के आ रहा है। तो उसी चीज को हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड है, सैपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन हो रही है, ये एक्सेस में है, सीधी सी बात है। जैसे हम लोग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है, फिशर एस्टरिफिकेशन आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा, तो वहीं से सेम रिएक्शन होगी। 3 मॉलिक्यूल इसके यूज होंगे, इसके 3 OH ग्रुप यूज होंगे, और यहीं से ही हम लोग इस ग्रुप का OH और इसका H यहां से कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको हम इरेज करके और बात को वापस रिपीट करते हैं कि इसका H और इसका OH यूज करेंगे। नाउ इसी तरीके से 3 ग्रुप्स यहाँ कनेक्ट होंगे, CH3 CH2 16 C डबल बॉन्ड O, CH CH CH, सिमिलर ग्रुप्स। और देखते रहिए अब अगला कैटलिस्ट कौन है, अगला रिएजेंट कौन है जिसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा। थोड़ा वैलेंसी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है, 2 कर दीजिए, और यहाँ भी 2 कर दीजिए। वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर कंप्लीटेड। नाउ क्या हुआ, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया Q। नाउ दिस Q इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ NaOH, एक्सेस ऑफ NaOH, ये एक्सेस में है। ईस्टर NaOH, बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस, तो बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस होगा यहां से, और सीधा 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 बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ OH लगेगा, OH माइनस का अटैक होगा, OH माइनस का अटैक होगा, यहाँ OH लगेगा, माइनस आएगा, सिमिलरली OH लगेगा, माइनस आएगा, OH लगेगा, माइनस आएगा, बट ये OH एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, मींस यहाँ पर COO माइनस ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो कंप्लीटली वी विल गेट 3 moles ऑफ दिस इफ, डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन, Q का हमें लेना है 1 मोल, यानी कि हमें यहां पर इसके 3 moles ऑफ CH3 CH2 16 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na प्लस, और वापस हमारे पास बन गया ये ग्लिसरोल जी। आप वापस बन गए, लो जी ग्लिसरोल जी को वापस बना लेते हैं। सो NaOH के साथ हमारी रिएक्शंस हो गई है। अब NaOH के साथ जो हमें इसके 3 moles मिले हैं, इसको फर्दर ट्रीट किया जा रहा है CaCl2 के साथ। यदि इसको CaCl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो बहुत इजी सी बात है, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na हट करके कैल्शियम आयन आ जाएगा, बट थोड़ा मोल खेल रहा है यहाँ पर, मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट की थोड़ी कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान रख लेते हैं हम। O माइनस एंड कैल्शियम कितने मोल्स बनेंगे। देखिए यदि इस सोल्ट का 1 मोल है तो यहाँ पर 2 है, इट्स मीन इसके 1 मोल से यहाँ 2 है तो इसका हाफ मोल बन रहा है, 1 मोल से इसका हाफ मोल बन रहा है, तो इसके 3 मोल से हम लोगों को मिलेगा इसके 3/2 मोल। ठीक है जी, कंपाउंड R हमारे सामने बन गया है। कंपाउंड R जो हमारा कैल्शियम का सॉप है ये, और इसके 1.5 मोल बन गए हैं। पूछा इसका मास, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मोलर मास हम फाइंड करते हैं। यदि हम इसके मोलर मास को देखते हैं, इट्स मोलर मास इज 606 ग्राम, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 3/2। तो यदि हम इसके मोलर मास को इसके नंबर ऑफ मोल 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 909 ग्राम। सो इट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन एंड आवर आंसर इज 909 ग्राम। कैसा क्वेश्चन है ये सर? टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है जी। हम इसको कहीं ना कहीं मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। वजह क्या है?
वजह है कि पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड की इसके साथ रिएक्शन कराई, ट्रिपल बॉन्ड का Ag+2 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराई हमने, फिर सेपोनिफिकेशन लिया, और बच्चे कहीं ना कहीं सेपोनिफिकेशन के साथ उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, इसी वजह से कंपैरेटिवली क्वेश्चन टफ हो जाता है। और देख के भी बिल्कुल आइडिया लग रहा है क्योंकि बहुत ही कम बच्चों ने इसको करेक्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जब भी यहाँ रहा है 2024 में तो पेपर लेंदी रहा है ऑर्गेनिक के परस्पेक्टिव में, टाइम भी इसने अच्छा खासा लिया है। सो ओवरऑल नो कैलकुलेशन वॉज इन्वॉल्व, 606 से काफ़ी इजी कैलकुलेशन से वो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले ही कह चुके हैं बिना हाइब्रिडाइजेशन के तो यह मजा ही नहीं आता। हालांकि इसने हमसे पूछा है कि सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की नीड होगी। एक एक कॉम्प्लेक्स को हम लेंगे, उसके लिगेंड की प्रेजेंस में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को भी यहां पर देखते हैं। देखिए कॉन्फिगरेशन को, Mn+3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां +3 है, और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहां बनता है 3d4। 3d4 में we have 4 electrons in absence of ligand field। जैसे ही strong field ligand आएगा, in that case strong field ligand यदि present होगा तो pairing will occur। सर कितनों की पेयरिंग करोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा sp3d2 या d2sp3। मतलब यदि इनर 2d खाली हो सकते हैं और वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के जाने से ही हो जाएगा, तो हम केवल और केवल एक की पेयरिंग करा देंगे। रिपीट करेंगे, क्या सबकी पेयरिंग कराएंगे? नहीं, जितने की रिक्वायरमेंट है उतने की, नहीं तो अननेसेसरी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा जो कि क्रिस्टल की सिस्टम की अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सो यदि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में देखते हैं तो हमारे पास टोटल मिलाकर के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से यह सब्सटेंस हमारे पास हो जाता है पैरामैग्नेटिक। यानी कि खेल बिल्कुल क्लियर है, हमें लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। अगला लेते हैं MnCl6 3- सेम है, Mn+3 है। इतनी सी बात हमें दिखाई दे रही कि सर इस बार तो वीक फील्ड लिगेंड है, सब कुछ सेम है, तो वीक फील्ड लिगेंड यदि होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यानी बिना कुछ मेहनत करे ही ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। थोड़ा टफ तो तब होता है जब ये इसको यहाँ पुट कर देता ऑप्शन में, तो चेक करने के लिए जा रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 2 कॉम्प्लेक्सेस को हम आपके सामने लेते हैं। यहाँ पर Fe+3 है और यहाँ पर CO+3 है। Fe+3 का कॉन्फिगरेशन जो हमारे पास बनेगा दैट इज 3d5, CO+3 का जो कॉन्फिगरेशन बनेगा दैट इज 3d6। तो दोनों कॉन्फिगरेशन आपके सामने है। लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस भी हम लोग देखेंगे। D5 है, हमारे पास टोटल मिला करके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और लिगेंड फील्ड भी देख लेते हैं, वीक लिगेंड फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब्सटेंस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। अगेन 3d6 है, विल फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें लोगों को मिलने वाले होंगे ऑलरेडी, और वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो सब्सटेंस अगेन यहां पर भी होने वाला है पैरामैग्नेटिक। रेस्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्सेस को और देख लेते हैं। Fe+3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चेक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास, यदि 1 2 3 4 और 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करेगा, कितने की पेयरिंग? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि क्या 2 अंदर के डी खाली हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन दोनों को इधर भेज देंगे, यदि इन दोनों को इधर भेज देंगे हम, so again we will get 1 unpaired electron, that's why this crystal will again behaves as a paramagnetic nature, strong field ligand। ये भी पैरामैग्नेटिक हो क्या? अरे भैया डायमैग्नेटिक पूछा था, एक तो मिल जाए, इससे उम्मीद है, अभी तक तो सारे पैरामैग्नेटिक मिले हैं। तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो कॉन्फिगरेशन इज 3d6, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओहो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। और अब चलते हैं प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर पेयरिंग कर देगा, 2 को क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम चाहते हैं कि ये हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन की यदि पेयरिंग हो जाती है बच्चों, दोनों की पेयरिंग हो जाती है, वी वोंट गेट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि ऐसा है तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि नहीं है, हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया डायमैग्नेटिक। सो वी हैव फाइंड ओनली द 1 कॉम्प्लेक्स जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक ही कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड है। तो क्वेश्चन था कितने कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है? एक कॉम्प्लेक्स, दिस वन। सवाल कैसा था? इजी था, कोई दो राय नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें एक बार चेक करना था, टाइम तो ले ही रहा था ये।
बनता भी है। कितने बच्चों ने, यदि इसको हम बात करें कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा वो सोचते वैसा ही सवाल था, बट 30% ऑल दो 30% बच्चों ने करेक्ट किया है, तो ये भी एक अच्छा खासा नंबर है। डिफिकल्टी लेवल ईजी था, हाँ जैसे कि कहा था, टाइम कंज्यूमिंग तो था बच्चों, बट ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए, फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। यदि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है और हम यदि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में मेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से ज्यादा रैंक इंप्रूव करता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की एक बहुत ही शानदार सी बात है, केटायंस को जरा ध्यान से देखो और इस केटायन को देखो। दिस H+, दिस प्रोटॉन हैज अ हाईएस्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज 35। प्रोटॉन जंप थ्योरी, उछल कूद करके जाता है, ये प्रोटॉन जंप थ्योरी है इसकी। ऑल्दो वी डोंट नीड दिस थ्योरी हियर, ये एक बड़ा ही इसके पास एक वरदान है, गायब होता है किसी एक टर्मिनल पर और जाके बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लास्ट टर्मिनल पर पहुंच जाता है, एब्सेंट होता है, डायरेक्टली वहां एपियर हो जाता है। इसी वजह से, प्रोटॉन जंप थ्योरी की वजह से सारे केटायंस में H+ की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और वही प्रोटॉन जंप थ्योरी की वजह से सारे एनायंस में, प्रोटॉन जंप थ्योरी कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सारे एनायंस में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी आपको किसकी दिखाई दे रही है, इसकी। तो जब भी आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें तो ये दो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे, केटायन में हाईएस्ट H+ और एनायन में हाईएस्ट OH-। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की अगली दो बातें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टेंस में हम कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखते हैं, और वाटर की वजह से भी हम कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं, वाटर बन रहा है ये गायब हो रहा है, तो इसकी वजह से भी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हम नहीं देखते हैं। तो ध्यान रखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब यदि एसिटिक एसिड बन रहा है या एसिटिक एसिड गायब हो रहा है या NH4OH फॉर्म हो रहा है या गायब हो रहा है, तो इनकी वजह से हम कंडक्टिविटी में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं देखते हैं। तो सारे ऑप्शंस के हम ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही शानदार सा सवाल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। KCl को हमने AgNO3 के साथ कंडक्टोमेट्री का डायग्राम बनाने वाले हैं, यह है आपके सामने। कंटेनर में है KCl एंड वी आर एडिंग AgNO3। बेहद ही आसान है, इक्वेशंस को लिखते हैं, KCl प्लस AgNO3, डोंट फॉरगेट वाटर भी है, we will get AgCl तो PPT बनाएगा, no role in conductance, and we will get KNO3। बड़ी बारीकी से देखोगे तो KCl में जब हम AgNO3 को ऐड कर रहे हैं, so KCl is replaced by KNO3। समझ रहे बात को, AgNO3 को ऐड कर रहे हैं, KCl गायब हो रहा है और उसकी जगह कौन प्रकट हो रहा है, KNO3। तो पोटेशियम इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम, नो चेंज इन कंडक्टेंस, बट Cl माइनस इज रिप्लेस्ड बाय NO3 माइनस आयन, Cl माइनस इज रिप्लेस्ड बाय NO3 माइनस आयन। 7.6 की जगह होगा 7.2, कंडक्टेंस क्या होने वाली है, कम। तो यदि हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो बहुत कम तो नहीं, कुछ कम, तो कंडक्टेंस हमें कुछ कम होती हुई नजर आएगी। एक्सेस पर डोंट फॉरगेट हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ AgNO3, और ये ग्राफ है हमारे पास कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस का। AgNO3 ऐड करते गए, KCl खत्म होता गया, KCl की जगह आता जा रहा है KNO3। अब क्या करेंगे, KCl पूरा कंज्यूम हो चुका है और अब ऐड करेंगे AgNO3। अब AgNO3 ऐड करेंगे तो AgNO3 की वजह से कंडक्टेंस वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट विल बी आर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। आज के इस क्वेश्चंस के डिस्कशन से आप इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज AgNO3 के कंटेनर में हम मिला रहे हैं KCl। तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि AgNO3 के कंटेनर में KCl मिलाते हैं, वी विल गेट AgCl, नो चेंज इन कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ AgCl, एंड वी विल गेट KNO3। ध्यान से देखिए, AgNO3 इज रिप्लेस्ड बाय KNO3, NO3 की जगह NO3, बट Ag+ की जगह K+, Ag+ की जगह K+, यानी कि कंडक्टेंस Ag+ की जगह K+, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कुछ कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ है। एंड पॉइंट आ गया जी, AgNO3 खत्म हो गया, स्टिल वी आर एडिंग KCl, तो कंडक्टेंस अब ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ओके,
तो इसका ग्राफ इस तरीके से हम लोगों को मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, NaOH इज बीइंग टाइट्रेटेड विद HCl। तो NaOH के अंदर हमने मिला दिया HCl। बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, NaOH विद HCl वी विल गेट NaCl एंड H2O। कहा था आपसे वाटर के बनने, फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस से कुछ नहीं होने वाला। बात देखिए, NaOH इज रिप्लेस्ड बाय NaCl, Na प्लस की जगह Na प्लस, OH माइनस की जगह Cl माइनस। ओ हो, OH माइनस की जगह Cl माइनस। कंडक्टेंस कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी कंडक्टेंस। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने वाला है। NaOH खत्म हो जाएगा, एंड पॉइंट आ गया है। अभी भी HCl ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुत तेजी से क्यों बढ़ेगा सर? बनता है भाई H प्लस जो है। सो NaOH HCl का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट, NaOH के कंटेनर में मिला रहे हैं एसिटिक एसिड। सोचिए, NaOH के कंटेनर में यदि एसिटिक एसिड मिलाते हैं देन वी विल गेट H2O। कुछ नहीं होगा इससे, तो कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। CH3COO एंड Na। NaOH की जगह आ रहा है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट आ रहा है, Na की जगह Na, एंड OH माइनस इज रिप्लेस्ड बाय द एसीटेट आयन। OH माइनस इज रिप्लेस्ड बाय द एसीटेट आयन। भयंकर कंडक्ट करने वाले आयन की जगह एक ऐसा एनायन मिला है जो कंपैरेटिवली बहुत ही कम कंडक्ट करता है। यानी कि जैसे जैसे मैं एसिटिक एसिड मिलाता जाऊंगा, NaOH की जगह ये अपीयर होना शुरू हो जाएगा, और ये अपीयर होगा तो कंडक्टेंस हमें कम दिखना शुरू हो जाएगी। कंडक्टेंस कम दिखना शुरू हो गई, एंड पॉइंट आ गया। अब भी हम क्या मिला रहे हैं? एंड पॉइंट के बाद भी एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं। एंड अर्लियर जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कोई सिग्निफिकेंट, कोई खास चेंज हम लोगों को नजर नहीं आएगा। इसी वजह से ये ग्राफ फर्दर हमें इस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑल्दो हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं होता, थोड़ा सा इस तरीके से स्लोप होता है, बट मशीन उसको डिटेक्ट करेगी, ये फिजिबल नहीं होता है, तो हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सो यदि सारे ऑप्शंस को हम यदि मैच करते हैं तो हमें ऑप्शन सी इस तरीके से नजर आता है। ये ग्राफ S का 5 जो हमने बनाया है, बाकी ऑप्शंस को मैच करने से हमें करेक्ट आंसर इज सी। डिफिकल्टी लेवल बनता तो है, डिफिकल्टी लेवल इसलिए बनता है, जैसे कि मैंने कहा था, नॉट ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट NCERT, इसीलिए आधे बच्चों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। 2 लाख बच्चे सपोज पेपर में, 2 लाख तो नहीं बैठे, उससे भी कम बच्चे पेपर में बैठे हैं। यदि 1.5 लाख बच्चे, 1,60,000 बच्चे पेपर में बैठे हैं तो 80,000 तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया, देखा ही नहीं, क्योंकि NCERT ने अपना रोल प्ले किया। क्या रोल प्ले किया? NCERT में डायरेक्ट नहीं होने की वजह से मॉडरेट लेवल असाइन किया है। सर आपने इतनी देर में एक्सप्लेन किया, टाइम 2 मिनट। बेटा जब आप सोल्व करेंगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा, VSEPR थ्योरी आएगा, ऐसा ही नहीं कि इनको भूला जा सके। तो इन कंपाउंड्स का हम ज्योमेट्री की बात करनी है तो दिमाग में टर्म आएगी, सर फटाफट से इनके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लीजिए आप और ज्योमेट्री फाइंड कर लीजिए। और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 V + M - C + A। क्योंकि कोई केटायन एनायन नहीं है तो इन टर्म के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। V इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द केसेस, इट इज 8। M मोनोवेलेंट एटम, इस केस में मोनोवेलेंट एटम 2, इस केस में 4, यहां है नहीं, और इस केस में 2। तो फटाफट सारे एग्जांपल्स को लेके हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेते हैं, ज्योमेट्री फाइंड कर लेते हैं। सो पहला एग्जांपल इज XeF2। हाइब्रिडाइजेशन इज 1/2 V + M। हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो तुरंत दिमाग में ये ज्योमेट्री आती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 2 फ्लोरीन है, लोन पेयर है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ज्योमेट्री लीनियर हो गई। वैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जिन्होंने पास नंबर ऑफ लोन पेयर आ गए 3। नेक्स्ट यदि एग्जांपल को देखें XeF4। XeF4 में देखते हैं तो 1/2 हाइब्रिडाइजेशन 8 + 4 12 / 2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तुरंत क्लिक कर रही है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोई इक्वेटोरियल, कोई एक्सियल वर्ड नहीं होता है। ऑल डिस्टेंस, ऑल बॉन्ड आर इक्वल। हाउएवर यदि स्पेस है,
सराउंडिंग चीज़ों को रखने की 6 जगह हैं, हमारे पास एटम केवल 4 है तो 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर्स हमेशा हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल, and number of lone pair on xenon is 2. नेक्स्ट ऑप्शन इज XeO3। तो XeO3 को एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन 1/2 8+ मोनोवेलेंट एटम कोई है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास दिमाग में आ रहा है हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सराउंडिंग में एटम्स ओनली वी हैव 3 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ कोई एटम है नहीं, वी विल अप्लाई लोन पेयर हियर, यहाँ पर डबल बॉन्ड अप्लाई कर देंगे। सो जीनोन हैज 1 लोन पेयर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम लोग, XeO3F2। वापस जाते हैं 1/2 8+2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यदि हम बनाते हैं, सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन हैं और 2 फ्लोरीन हैं। फ्लोरीन को हमें एक्सियल पोजीशन पर ही रखना पड़ेगा सिंस इट इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सो अगेन जिनोन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पर। तो यदि हम सारे लोन पेयर्स के बेसिस, ज्योमेट्री के बेसिस पर अब करेक्ट ऑप्शंस को मैच करते हैं, दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक बार एनालिसिस भी देख लेते हैं इसका। हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हुआ है, बहुत वेल नोन कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, इसलिए सब बच्चों ने लगभग इसको अटेम्प्ट किया है, लगभग सबने। यदि हम बात करते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट किया, बहुतों ने करेक्ट किया, क्योंकि सीधा सीधा हमारी एनसीईआरटी की किताब के जो एग्जाम्पल्स उनको लिया गया, इजी क्वेश्चंस था, 1 मिनट सफिशिएंट था इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक 2024, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, काफ़ी मोटे मोटे सवाल आए हैं। तो इसमें हम लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है कि एल्कीन की रिएक्शन है, ओजोनलाइसिस करेंगे, एल्कीन की रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट। तो एक काम करते हैं, सारे ऑप्शंस को एक बार हम सोल्व करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पिक को हम सबसे पहले पिक करते हैं, उसके कोरोस्पोंडिंग आंसर्स को हम चेक करेंगे। सो पी इज हियर, पी यहां है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस हेक्सिन का ओजोनोलाइसिस हो रहा है एंड दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम कह सकते हैं कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में सर होता क्या है कि जो एल्डिहाइड है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन सर नहीं होता है, रेस्ट और भी कोई बात नहीं है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होने के बाद नेक्स्ट इज NaOH एंड हीट। एल्डिहाइड कीटोन हो और NaOH और हीट हो, तुरंत दिमाग में आ जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन है तो कार्बोनिल ग्रुप तो दिखाई दे रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स को भी देख लेते हैं, यहां हमारे पास ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, इसका C डबल बॉन्ड O ग्रुप को यूज करेंगे हम यहां पर, और 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहां से हमारे पास फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड को। रिंग कैसे बनेगी, A1 2 3 4 5 फिफ्थ मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग को हम बना लेते हैं यहां पर, और जो फर्स्ट कार्बन है उस पर हमारे पास ग्रुप है CHO एंड फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में है हमारे पास डबल बॉन्ड। एल्डोल कंडेंसेशन की बहुत बेसिक सी बात। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद रिएक्शन कराई गई है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। यदि इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, कार्बोनिल ग्रुप है और इथाइलिन ग्लाइकोल है या अल्कोहल है, दिमाग में आ जाता है एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन सर। एसिटल कीटल फॉर्मेशन क्यों, ताकि इस ग्रुप को हम बेसिक मीडियम से प्रोटेक्ट कर सकें, कहीं ना कहीं इसने आगे जाके बेसिक मीडियम भी खेला होगा। तो हम इस का फॉर्म कर लेते हैं एसिटल और एसिटल ग्रुप, इट विल बी OCH2 CH2O and H. This is done in presence of generally dry HCl or this acid PTSA. Now further एल्कीन की रिएक्शन होगी BH3 के साथ, एल्कीन की रिएक्शन BH3 के साथ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, बहुत बेसिक सी कहानी सबको याद है। जब BH3 का अटैक होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सिन एडिशन होता है, BH2 उस ग्रुप उस कार्बन पर अटैक करेगा जो कि लेस क्राउडेड है,
तो यहां तो लगेगा BH2 ग्रुप और यहां लगेगा H, और नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। ये BH2 ग्रुप जो होगा वो H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से। सो डायरेक्टली इस चीज को हम यहां पर लिख रहे हैं, OH and H. This is done. Hydroboration oxidation done. Now acidic medium. Acidic medium में एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस होगा, वापस एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होगा वो रिजनरेट हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को हम वापस बना लेते हैं। सो C डबल बॉन्ड H और अगेन इथाइलिन ग्लाइकोल हमें पास अलग से मिल गया। Now further it is being treated, this is being treated with NaBH4. NaBH4 सेलेक्टिव रिडक्शन सब बंदों को नहीं करेगा, एल्डिहाइड का करता है, कीटोन का करता है, जैसे डेरिवेटिव का करता है, और हमारे पास C डबल बॉन्ड N यानी इमीन ग्रुप्स का भी करता है। तो यहां पर इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन होने से हमें मिलेगा यहाँ अल्कोहल। सो वी विल गेट CH2OH। सो P का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। फिर हम इसको सेट 1 को सेट 2 के साथ मैच करेंगे। नाउ मूविंग अहेड Q पर। Q का एज इट इज वापस सबसे पहले हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे सर इसका, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से हमें प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन। फ्रॉम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जिंक से हमें मिल जाएगा ZNO। फर्दर रिएक्शन विद NaOH मीन्स सिंपली हमें यहां पर मिलने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन होगा एज इट इज वही 2 अल्फा हाइड्रोजन का यूज करते हुए, इसके कार्बोनिल ग्रुप को यूज करते हुए हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सो अगेन वी विल गेट द 5 मेंबर रिंग। 1 और 5th पर डबल बॉन्ड है, और जो हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है 2, 3, 4 एंड 5th, फर्स्ट कार्बन पर हमें वापस मिलता है डबल बॉन्ड O ग्रुप। फर्दर इसकी रिएक्शन हो रही है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो अगेन इथाइलिन ग्लाइकोल बनाएगा एसीटल और कीटल, फिलहाल के लिए कीटल, CH3O CH2 क्यों बनाया? टू प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम अल्कलाइन मीडियम, इसलिए बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्दर BH3 के साथ इसकी रिएक्शन को हम लोग करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने करी है। सो अगेन वी विल गेट OH ग्रुप हियर, द रेस्ट ग्रुप्स आर एज इट इज सेम। देन एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस होगा एंड दैट कार्बोनिल ग्रुप एसीटोन विल बी रीजनरेटेड। NaBH4 क्या करेगा सर? NaBH4 कीटोन का किस किस का करता है? वैसे एल्डिहाइड का करता है, कीटोन का करता है, एसिड डेरिवेटिव का करता है, इमीन का करता है, आगे ऑक्सीडेशन कर देगा। सो Q का जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट इज R। अगेन वापस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, ग्रुप वापस सेम इसी तरीके से बनेंगे हमारे पास। एसिटल कीटल के साथ ही हमारा पूरा गेम चल रहा है। टाइम कंज्यूमिंग है बट इजी सवाल है। फर्दर रिएक्शन कराई गई है इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, HgOAc होल ट्वाइस फॉलोड बाय H2O। मैकेनिज्म को फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। Ag+2 की रिएक्शन इसके साथ होगी, यहाँ पर ब्रिज कार्बोकेटाइन बनेगा,
वाटर का अटैक होगा इस कार्बन पर, कंपेरेटिवली ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, यहाँ ग्रुप लग जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा AgOAC, डीमर्क्यूरेशन करेंगे बिकॉज ऑफ NaBH4, तो फाइनली वी विल गेट OH हियर एंड H हियर। फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ग्रुप वापस रीजनरेट हो जाएगा। NaBH4 विल डू द सेम थिंग। याद हो गया होगा अब तक तो आप लोगों को कि ये एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन करता है और एक इमीन का भी। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द आर ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्दर वापस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ यदि इसकी रिएक्शन की गई है, CH2OH CH2OH, और वापस हमें मिल जाएगा एसिटल। काम हो गया जी एसिटल का। फर्दर BH3 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, BH3 वापस वही, BH2 लेस क्राउडेड कार्बन पे लगेगा, H यहाँ लगेगा, फिर NaOH के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा, BH2 रिप्लेस्ड बाय OH माइनस आयन। सो हमारे पास ये बनेगा OH माइनस आयन, CH3 एंड दिस ग्रुप अगेन। फर्दर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस होगा और हमारा कीटोन ग्रुप वापस रीजनरेट हो जाएगा। NaBH4 will reduce this ketonic group and we will get a OH group here. So our answer for this question is A. इसमें हमारे सारे ऑप्शंस ये सारे के सारे मैच हो गए हैं। यदि इस क्वेश्चंस के एनालिसिस को हम ध्यान से देखते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सवाल लेंदी था, अच्छा खासा समय लिया, और इतने बड़े लेंदी सवाल को हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली बच्चे थोड़ा कम ही अटेम्प्ट करेंगे, बट जिन्होंने अटेम्प्ट करेंगे वो पाएंगे कि रिपीटेशन हो रहा था चीज़ों का, इसलिए फटाफट भी सोल्व कर पाएंगे। करेक्ट भी बहुत अच्छे ज़्यादातर ने किया क्योंकि सब कुछ NCERT पर ये बेस्ड था, कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू मैच दी लिस्ट 1 प्रोडक्ट विद लिस्ट 2। देखते हैं तो हर एक लिस्ट ए में दिए गए जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पी से स्टार्ट करते हैं। यहां पर यदि बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम NaOH की प्रेजेंस में करते हैं तो मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, SO3H ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। पर मत भूलिए सर कि यहां पर आएगा O- सिंस मीडियम इज अल्कलाइन। नेक्स्ट स्टेप में किया गया है एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन से हम लोगों को मिल जाएगा फिनोल। फर्दर दिस फिनोल इज बीइंग रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इतना आते ही दिमाग में ख्याल आ जाता है NCERT की किताब और हमें नजर आ जाता है पूरा पूरा पिक्रिक एसिड। सर तीनों ही जगह सब्स्टिट्यूशन होगा? यस होगा। कैसे पता? इट इज इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन जो एक जगह भी हो सकता है, ज्यादा जगह भी हो सकता है, ऑल्दो जस्टिफाई कर सकते हैं सिंस दिस रिएक्टिव ग्रुप, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन विल अकर। तो हम तीनों जगह करेंगे इसको एंड विल फॉर्म द पिक्रिक एसिड देयर। फर्दर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, यहां से होगा नाइट्रेशन, और जब नाइट्रेशन होगा तो जैसे कि हम जानते हैं NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा। फर्दर SN विद HCl रिडक्शन होगा NO2 ग्रुप्स का एंड वी विल गेट NH2 एंड NH2। डाइएजोनियम क्लोराइड भूल ही नहीं सकते इसको, तो डाइएजोनियम क्लोराइड NaNO2 विद HCl इन प्रेजेंस 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहां से हमें डाइएजोनियम सोल्ट मिलेगा और N2+ एंड Cl-। मत भूलिए डाइएजोनियम क्लोराइड को यदि स्टेबिलिटी देनी तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। यदि हम वार्म वाटर की रिएक्शन आगे करा दें, सिंपल वार्म वाटर की रिएक्शन यदि यहां करा दें तो अगेन SNAR मैकेनिज्म फॉलो होगी। N2 ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप और यहां पर डाइएजोनियम दोनों ग्रुप्स रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप से। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज नाउ रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब अगेन नाइट्रेशन।
अगेन नाइट्रेशन। OH ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी अटैक यहाँ होगा, अटैक यहाँ होगा, अटैक हाँ यहाँ होगा या नहीं होगा। दिस पोजीशन इज क्राउडेड वन, तो यहाँ पर अटैक होने के चांसेस कम है। तो अटैक कराएं या ना कराएं, ऑर्गेनिक है, ऑप्शन विल हेल्प यू। और ऑप्शन जब हमारी हेल्प करता है तो हमें बताता है कि हाँ इन्होंने अटैक यहाँ भी करवा लीजिए, बट ऑप्शन की हेल्प मिली है इसलिए हम इसको डिसाइड कर पा रहे हैं। एल्स हम लोग इस दोनों जगह पर अटैक करा रहे होते हैं या एक ही जगह पर करा रहे होते हैं। ओनली ऑप्शन आर सजेस्टिंग दिस पाथवे। नेक्स्ट चलते हैं आर पर। सेम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन की गई है, यानी सल्फोनेशन होगा। यदि सल्फोनेशन होगा तो SO3H ग्रुप लगेगा। कहाँ कहाँ पर लगेगा सर? OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। द सेम थिंग यहाँ नहीं लगा रहे बिकॉज ऑप्शन इज नॉट सजेस्टिंग दिस थिंग। ओके, दोनों जगह क्यों लगा रहे हैं? ऑप्शन इज, यदि हम यहाँ लगाएंगे तो ऐसा कोई भी लिस्ट सेकंड में कोई भी कॉलम मैच नहीं होगा, इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। फर्दर इसका नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगा, EAS होगा। मोर एक्टिवेटिंग विल डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल। मोर एक्टिवेटिंग कौन कौन है? OH और OH है। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा ऑक्यूपाइड है, बस ये ऑर्थो अभी भी रिमेनिंग है। तो इस ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑल्दो कम होगा बिकॉज ऑफ बिट क्राउडिंग। फर्दर एसिडिक मीडियम दिया गया है, बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है ये और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन का यदि सल्फोनेशन करते हैं दिस रिएक्शन इज अकर एट इक्विलिब्रियम, और यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है ये, इफ यू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम देन रिएक्शन विल गो इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है तो भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है, यानी डीसल्फोनेशन विल अकर हियर। डीसल्फोनेशन हो जाएगा तो दोनों SO3 चलते बनेंगे और चलते बनेंगे। सो आर आंसर विल बी दिस। केवल मैच ही करना बाकी रहेगा हमें। नेक्स्ट इज S, टोलुइन KMnO4 OH माइनस, ऑक्सीडेशन सीधा सीधा याद है ऑक्सीडेशन होगा। वी विल गेट बेंजोइक एसिड, ना बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजोएट आयन because of the presence of OH minus ion. Now that is followed by acidification, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं बेंजोइक एसिड। यहां तक तो बेंजोएट था और इसके बाद हमने लिखा बेंजोइक एसिड। Now this is again नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2 plus will attack इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पोजीशन पर अटैक होगा, तो मेटा पोजीशन पर यदि मैं इसका अटैक कराता हूं विल गेट NO2 here and NO2 here। सर दोनों जगह ही क्यों? एक जगह अटैक करा लीजिए, लिस्ट सेकंड में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए हम दोनों जगह इसका अटैक करा रहे हैं। हु इज सजेस्टिंग द थिंग? द ऑप्शन। नाउ फर्दर दिस इज फॉलोड बाय SOCl2। SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी, दिस OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय द Cl ग्रुप, C डबल बॉन्ड Cl, NO2 एंड NO2। देन अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी। अमोनिया के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन, तो अमाइड ग्रुप हमें यहां पर सीधा सीधा सा दिखाई देगा, और ये अमाइड ग्रुप हमने यहां बना दिया। यदि अमाइड ग्रुप हमने यहां बना दिया क्लास, आगे लिख रखा है Br2NaOH, खूबसूरत रिएक्शन, गजब इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जब भी अमाइड मिले Br2 मिले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जब भी एल्डिहाइड कीटोन मिले, एसीटोन मिले स्पेसिफिकली, ये मिले हेलो फॉर्म, यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो सिंपली डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत वेल नोन मैकेनिज्म है। एंड वील गेट NH2 ग्रुप हियर एंड NO2 एंड NO2। सो फर्दर डाइएजोटाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl विल अकर, और यहाँ डाइएजोटाइजेशन हो जाने से हमें मिलेगा डाइएजोनियम क्लोराइड, और डाइएजोनियम क्लोराइड दोनों NO2 ग्रुप्स को वापस लगा देते हैं हम यहाँ पर। एंड देन सिंस वाटर इज गिवन, वार्म वाटर इज गिवन, तो वार्म वाटर के प्रेजेंस में ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा OH से, since N2 is a very good living group. So finally हमारे पास OH ग्रुप यहाँ आएगा and this will be our answer. So यदि हम सारे कॉलम्स को एक बार चेक करते हैं,
तो हमें सी ऑप्शन वो नज़र आता है, जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए उनके साथ वो मैच करता है। सो इस तरीके से क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल तो नहीं कहेंगे जी, कोई खास डिफिकल्टी लेवल तो नहीं है, इट इज़ जस्ट मॉडरेट। यदि हम इसकी बात करें तो टाइम, यस टाइम कंज्यूमिंग है, यानी 3 to 4 मिनट का हम लमसम इसको मान करके चलेंगे। कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व हियर। सो फाइनली दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 का एनालिसिस करने के बाद अब एनालिसिस करते हैं हम एंटायर पेपर का। एंटायर पेपर का एनालिसिस करते तो हम पाते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो इजी की तरफ थे, फिर कुछ मॉडरेट की तरफ थे। तो ओवरऑल यदि लेवल को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ रहा है। सो थैंक यू सो मच।